नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली के चुनावी दंगल में दिग्गज दिखाएंगे अपना दम। भाजपा अध्यक्ष नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, केजरीवाल करेंगे प्रचार। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका से अवैध भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी हुई चर्चा। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 128वीं जयंती पर देश कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। देश भर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। नहीं थम रहा जम्मू कश्मीर के राजौरी के बधाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत का सिलसिला। गृह मंत्रालय की टीम मौतों के कारणों की जांच के लिए पहुंची गांव। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आज से हो रहा है इनका आगाज। 19 टीमों के 428 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 5 दिनों तक चलेंगे विंटर गेम्स। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां छोटा राजन का सहयोगी डीके राव जबरन वसूली मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीके राव को गिरफ्तार किया। डीके राव एक कुख्यात गैंगस्टर है। जबरन वसूली, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। मुंबई में व्यापारियों और डेवलपर्स से वसूली के कई आरोप उस पर हैं और डीके राव अपने आप में कुख्यात गैंगस्टर है। करीबी माना जाता है छोटा राजन का और एक्सटॉर्शन के लिए खास तौर पर जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं मुंबई में, उनसे जबरन वसूली के कई आरोप दर्ज हैं डीके राव पर। डी गैंग कंपनी से अगर देखें तो छोटा राजन के ताल्लुक जो हैं वो रहे हैं और उन्हीं का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है डीके राव, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मुंबई से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शेला। शिशिर, अगर देखा जाए तो मुंबई पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, क्योंकि डीके राव की गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे राज छोटे राजन के बारे में भी सामने आएंगे। खास तौर पे एक्सटॉर्शन एक ऐसी समस्या जिससे लगातार जूझता रहा है मुंबई। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा नाम है ये डीके राव। मुंबई गैंगस्टर टाइप अगर हम बात करें तो उसमें से और इसलिए ये बड़ी सफलता भी कही जा सकती है मुंबई पुलिस के लिए कि क्राइम ब्रांच ने जो है इनको आज अरेस्ट किया है। उनके साथ साथ बाकी अन्य लोग जो है उनको भी आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया। दरअसल मामला अगर देखा जाए तो मुंबई में ही है। हालांकि उस व्यापारी जो है धमकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप जो है डीके राव समेत अन्य लोगों पे, उनके साथ जो सहयोगी थे उन पर लगा था, जिसके बाद पुलिस ने आज उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। डीके राव के अगर देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि कई मामलों में उन पर आरोप इससे पहले भी हो चुके हैं। छोटा राजन के करीबी माने जाते हैं डीके राव और इसीलिए एक्सटॉर्शन जो है उनके कई सारे आरोप डीके राव पर लगे हैं। मुंबई साथ साथ मुंबई समेत जो बाकी अन्य इलाके सटे हुए वहां पर जो है धमकाने के आरोप डीके राव पर लगे हैं। जबरन पैसा वसूली का आरोप जो है डीके राव पर लगा। तो इसीलिए इस कड़ी में अगर देखा जाए तो एक बड़ा नाम है डीके राव। खास तौर पर जो एक क्राइम सर्कल है मुंबई का, आज मुंबई पुलिस ने उनको, मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो उनको गिरफ्तार किया, इसके बाद हालांकि बाकी अन्य केसेस जो उन पर लगे उस पर भी तफ्तीश की जाएगी। साथ ही साथ जो जिस केस के अंतर्गत उनको जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है उस केस की छानबीन की जाएगी और बाकी अन्य लोग इसमें जो लिप्त है उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जी आचल, वही एंटॉप हिल में किस तरह से रंगदारी का मामला हो और छोटा राजन गैंग के में उनका राइट हैंड माने जाने वाला डीके राव, कहीं ना कहीं अगर दाऊद की बात की जाए तो उनका जानी दुश्मन, अगर अपराध क्षेत्र की बात की जाए, डी कंपनी की बात की जाए तो उसमें माना जाता था। लेकिन एक्सटॉर्शन के साथ साथ रियल एस्टेट डेवलपर्स को धमकाना, जबरन वसूली के कई ऐसे केस हैं, तो कई ऐसी कलैयां हैं जो खुलने के साथ साथ कई ऐसे पेच जो हैं वो भी खुलते हुए नजर आएंगे डी गैंग से जुड़े हुए।
देखिए, मुंबई में अगर देखा जाए तो कई अगर 90 का दशक देखा जाए तो कई गैंग उसमें कार्यरत थी, जिसमें हम बात करें छोटा राजन हो, डी गैंग हो, उनके कई सारे गुर्गे जो है वो भी इस वक्त उसके बाद अगर देखा जाए लगातार पुलिस द्वारा किए गए कार्रवाई में शामिल थे और उन पर जो है शिकंजा कसा था। डीके राव भी उनमें से एक नाम है। जहां तक बात करें एक्सटॉर्शन की वसूली की, एक बड़ा बिजनेस खासतौर पर अगर देखा जाए तो इस डी गैंग का और छोटा राजन गैंग का मुंबई में था। फिल्म निर्माता हो या फिर बड़े बड़े डेवलपर्स हो, व्यापारी हो, इन पर जो है उनको धमकी भरे कॉल देना, उनको जान की धमकी देना और उनसे जबरन पैसे वसूल करना एक मोडस ऑपरेंडी इस गैंग की रही है। फिर चाहे रवि पुजारी हो, रवि पुजारी गैंग हो, या फिर हम बात करें डी के राव हो या फिर छोटा राजन समेत बाकी अन्य। हालांकि अब पुलिस धीरे धीरे इन सभी पर जो है शिकंजा कसती नजर आती दिखाई दे रही है। खासतौर पर जिस प्रकार से उन पर आरोप हुए उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया और उनके साथ साथ उनके समेत बाकी कुछ लोग भी उनके साथ अरेस्ट किए। हालांकि उनकी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कुछ और लोग भी डीके राव के साथ जो है उनको जो है क्राइम ब्रांच ने जो है अरेस्ट किया है। जी आचल। और वहीं 2016 से जब डीके राव जेल से रिहा हुआ, उसके बाद कई कोशिशें की गई और पुलिस की दबिश लगातार उसके खिलाफ चलती रही, लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी जो है वो संभव हुई है। और ये भी सुनने में आ रहा था कि वो राजनीति में एंट्री लेना चाहता था, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में फंसते हुए ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखिए, हालांकि पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे। अगर हम बात करें डीके राव की, किस प्रकार से उन पर आरोप हुए, लेकिन जेल भी जा चुके हैं। पुलिस हालांकि इन सभी केसों पर तफ्तीश कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कराने का काम पुलिस भी कर रही है, क्राइम ब्रांच के द्वारा ये हो रहा है। इस बार का जो मामला था उसमें जो है तकरीबन 2.5 करोड़ की फिरौती की मांग जो है डीके राव ने की थी। एक व्यापारी है मुंबई से, ऐसा क्राइम ब्रांच का कहना है। और उसी केस में जो है केस दर्ज किया था, उसी केस में जो है डीके राव को हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया और बाकी अन्य आरोपों को जो है आरोपियों की भी उनके साथ में गिरफ्तारी की गई है। चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो डी कैंपनिंग के एक बड़ा जो गुर्गा है डीके राव, जो कि राइट हैंड माना जाता है छोटा राजन का, उसको गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ब्रांच ने। बढ़ते आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की, जहां बधाल गांव में घातक बीमारी से 17 लोगों की मौत को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस बीच गृह मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर गोविंद कुमार गर्ग की अगुवाई में एक अंतर मंत्रालयीय टीम मौत के कारणों की जांच के लिए बधाल गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर गहन पूछताछ की है। एक स्थानीय झरने में कीटनाशकों और उसके हानिकारक जो ट्रेसेस है वो पाए गए हैं और उसकी वजह से अधिकारियों ने बावली को बंद कर दिया। दरअसल इस रहस्यमयी बीमारी से 1 महीने के भीतर 17 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमान संभालते हुए कई कदम उठाए। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रहस्यमयी मौतों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस विभाग के साथ बुधवार को एक अहम बैठक की। स्थानीय और केंद्रीय दोनों अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच शुरू कर दी गई। वहीं बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए गांव में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया और सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रभावित परिवार को कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखने के अलावा मृतकों के घरों को सील कर दिया गया। वहीं पीड़िता के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही बीमारी के कारणों का पता लगेगा। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि किसी प्रकार की महामारी नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई। अलॉन्ग विद द लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन राइज नहीं होने वाली। जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हो हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन। वो उनके रिलेशन हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाया। वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर्स हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें राजौरी ज़िले की, बाधाल जो एक क्षेत्र है जहां इस रहस्यमयी बीमारी की वजह से कई लोग काल के गाल में समा गए और कैंटोनमेंट जोन में डिवाइड किया गया है इसे, और जो तमाम सार्वजनिक और निजी आयोजन हैं
उन पर रोक लगा दी गई है ताकि बीमारी ना फैले, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें कुछ भी पकड़ में आना या डायग्नोसिस होना थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। इसलिए लगातार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये फैसला वहाँ लिया गया है और इसीलिए लिखित आदेश भी जारी किया गया है। साफ तौर पर राजौरी का जो बधाल गांव है, जहां पर 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जिसके चलते जो पानी में कुछ इन्फेक्शन बताया जा रहा है, उसी वजह से अगर हम देखें तो इसे कैंटोनमेंट जोन घोषित किया गया और साथ ही जो टेस्ट हैं, उन जो टेस्ट है उसकी प्राइमरी फेसी एविडेंस के तौर पर अभी गहन चर्चा चल रही है, गहन मंथन चल रहा है कि आखिरकार ये क्या बीमारी है जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। और आइए हम लगातार राजौरी ज़िले का जो बदवाल गांव है उसमें जो रहस्यमयी बीमारी है उसको लेकर इस खबर पर चर्चा कर रहे थे और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं शक्ति पॉल राजौरी से। शक्ति, क्या कुछ जानकारी है, आखिरकार क्या रिपोर्ट्स में पता लग पाया कि आखिरकार क्या डायग्नोस्टिक निकल कर सामने आए हैं जिसकी वजह से 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा बदहाल गाँव में? जी बिल्कुल, राजौरी का ये बडहाल गांव जहां पिछले महीने यानी दिसंबर महीने की 7 तारीख से लेकर अभी तक जो है वो वहाँ पर एक रहस्यमय बीमारी, ऐसा कहा जा रहा है कि रहस्यमय में मौतें हो रही हैं और 17 लोग अभी अपनी जान गंवा चुके हैं। जो अभी तक टेस्ट हुए हैं, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम भी आई है, पुणे से भी मेडिकल जो है टीम आई है, तो उन टीम्स द्वारा जो टेस्ट किए गए हैं उनमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कोई वायरस है या किसी तरह की कोई पेंडेमिक है या क्या है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री हैं सकीना मसूद अत्तू, उन्होंने यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने ये साफ किया है कि ये किसी भी तरह की कोई वायरस नहीं है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये तय होता है कि अगर ये वायरस नहीं है तो फिर क्या है। इसमें एक एसआईटी का भी गठन किया गया है क्योंकि इसे क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की कोई क्रिमिनल एंगल से कोई इस तरह की साजिश तो नहीं है। हालांकि एसआईटी वो भी काम भी कर रही है, 11 मेंबर की जो एसआईटी की टीम है वो अपना काम भी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये कोई वायरस है, ये कोई बड़ी बीमारी फैल रही है या क्या है, अभी तक ये क्लियर नहीं है। और रहस्य में जो मौतें हुई हैं 17 मौतें, और उसके बाद अभी भी केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। बीते रोज मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे के अंदर 5 नए केस बीमार होने के वहाँ के लोगों के आए हैं, जो लोग सेम सिम्टम के वहाँ से बीमार हुए और उन्हें राजौरी के जीएमसी में लाया गया और इसके बाद इन्हें एयरलिफ्ट करके जम्मू और उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये वायरस है या क्या हो सकता है। लेकिन शक्ति, करीबन 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं आसपास के बुढ़ाल गांव से जुड़े हुए, जहां उनकी स्कैनिंग की गई, लेकिन कोई भी वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उस लिहाज से रिपोर्ट तैयार कैसे की जाएगी और कैसे साइंटिफिकली पता चल पाएगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है? हालांकि जो एमएचए द्वारा टीम गठित की गई थी वो एक बड़ी टीम थी, यहाँ उसने दौरा किया तो कहीं ना कहीं उन पर उम्मीद है लोगों को, क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सपर्ट जो हैं वो देश के अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो वहाँ से लाए गए थे। यहाँ उस टीम ने 2 दिन का दौरा किया, बडहाल गांव में भी टीम गई, जिला प्रशासन के साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट जो लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट है राजौरी का, इनके साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई। और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि उस टीम के आने के बाद अब और ज़्यादा डीपली जो है वो इस केस को समझा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये वायरस है या क्या है। तो उस टीम पर कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उस टीम के जाने के बाद जो टीम यहाँ से चली गई है, जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब क्लियर हो पाएगा कि ये क्या है। और जिस तरह से कैंटोनमेंट जोन में डिवाइड किया गया है इस पूरे गांव को, तो जो
तमाम सुविधाएं हैं वो किस तरह से उपलब्ध या सुनिश्चित की जा रही हैं, खास तौर पर अगर किसी परिवार में एक जन बीमार है तो उस तक इन तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी पहुंच को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, ये जो गांव है बडहाल गांव, इस गांव को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। बीते रोज ही ये जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया और उस पूरे गांव में अब ये है कि इस गांव में पहले से ही जो बड़े फंक्शन हैं, किसी मैरिज का फंक्शन है या कोई और बड़ा कोई फंक्शन है, वो तो पहले से ही जिला प्रशासन ने उसके लिए आदेश निकाला हुआ है कि वो किसी भी तरह का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा। इसके साथ साथ जो ये जोन है, इस जोन के अंदर जो खाने पीने का सामान है वो बाहर से सप्लाई किया जाएगा। यानी किसी भी तरह की कोई फूड आइटम है जो लोगों के पास घरों में है, जो स्टॉक है वहाँ पर राशन का, वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। बाहर से जो है खाने पीने का सामान भेजा जाएगा। और उसके साथ में कहूँ को पानी जो है वो टैंकर के जरिए बाहर से भेजा जा रहा है, क्योंकि वहाँ के चश्मों का पानी भी इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को पाबंदी आयद की गई है और सब कुछ जो है वो बाहर से ही सप्लाई किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये है क्या, ये बीमारी है या क्या है। इसलिए जिला इंतजामिया ने एक बड़ा निर्णय जो है इस संबंध में लिया है। साथ ही क्योंकि प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो एहतियात ही इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए, अगर जो बीमारी है जिसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारगर हथियार साबित होती है। तो अगर लक्षणों की बात की जाए तो किस तरह के लक्षण डॉक्टरी समझ के लिहाज से इंसान समझ सकता है और एहतियात बरत सकता है ताकि किसी की जान ना जाए? देखिए, लक्षणों की मैं बात करूं तो पहले जो शुरुआती लक्षण है उसमें हल्का सा बुखार होता है, फिर वही बुखार तेज होता है और तेज बुखार होने के बाद पसीना आता है। और जब उस पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसके बाद वो पेशेंट जो है वो बोलना चालना बंद कर देता है। उसके बाद 3 या 4 दिनों के अंदर वो पेशेंट जो है दुनिया से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, डॉक्टर से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह के लक्षण आने के बाद हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम नाकाम साबित होते हैं और 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों के अंदर वो पेशेंट जो है वो दुनिया से चला जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसके बाद जो है वो इनके पास आई हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या है, किस तरह की बीमारी है या किस तरह का वायरस है। उस पर भी जो है असमंजस जो है वो बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि रिपोर्ट सामने आएगी तो उससे बहुत सी बातों पर क्लैरिटी जो है वो हम दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियां अपने फायर ब्रांड नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रही है। बात भाजपा की करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाएं करने वाले हैं और जनता से बीजेपी की तरफ से वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। सबसे पहले नजफगढ़ में रैली करेंगे, उसके बाद शकूर बस्ती में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली की जाएगी। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में रैली करेंगे। हालांकि बुधवार को होने वाली रैली राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से स्थगित कर दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा। मतगणना 8 फरवरी को होनी है। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पटेल नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजकुमार आनंद ने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारने लगती है तो वो ईवीएम में गड़बड़ी और एसएचओ के आदेश देने जैसे आरोप लगाने लगती है। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, कोई भी हारता है, तो इस तरह की बातें करता है कि ईवीएम खराब हो गया, एसएचओ से रुकवा लिया, गृह मंत्रालय से फोन आ गया, उनको पता लग गया कि उनका काम तमाम हो चुका है। इसीलिए आतिशी कह रही हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एसएचओ को डायरेक्ट एचएम से फोन आ रहा है, होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहा है। इसका मतलब उनको समझ में आ गया कि अब बहाना बनाना है, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो ईवीएम का बहाना बनाता है, गृह मंत्रालय का बहाना। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर चुनाव के दौरान आम जनता को पैसे और सामान देने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और कार्रवाई करे। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहां कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहां हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो, तो उनका कि आम आदमी पार्टी वाले 1000 रुपया दे रहे हैं, हम उसके लिए जा रहे हैं। अब वो पैसा लेने जा रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई लालच दिया जा रहा है, ये बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन महिलाओं ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी वाले भी 1000 रुपये की कुछ न कुछ इंतजाम कर रहे हैं।
तो दोनों पार्टियां इसमें सीधे सीधे दोषी हैं। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेगा और कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग का 2 दिवसीय ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 कार्यक्रम का आगाज हो गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भविष्य में चुनाव पर प्रयोग होने वाली तकनीकों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भविष्य के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तकनीकी उपयोगिता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। साथ ही ऑनलाइन वोटिंग और चुनाव मतदान के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी तकनीकी उपयोग को भविष्य की रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है। The future of elections in democratic countries will likely be shaped by advancements in technology, use of artificial intelligence in political campaigns and in conduct of elections and in election observance, wide uses of electronic voting mechanisms best suited to each country, online voting and digital ballots, biometric authentication while voting, overcoming cyber security threats, overcoming impurities of inducements for voters, ease of settlement of post-election disputes, increase in global collaboration, and timely detection and prevention of disruptive fake contents on social platforms. These are some of the illustrative areas of future management. आज पराक्रम दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। आज इस दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक और स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेताजी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। नेताजी का जीवन परिश्रम ही नहीं, पराक्रम की भी पराकाष्ठा। और ओडिशा में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संदेश आइए आपको सुनवाते हैं। मोर प्रिय भाइयों भौणी माने पराक्रम दिवस अवसर रे शुभेच्छा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर पूरा देश श्रद्धापूर्वक उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। इन सब के साथ नेताजी पर आधारित कई पुस्तकों को भी इकट्ठा किया गया है। नेताजी की जीवन यात्रा की ये सारी विरासत मेरे युवा भारत, माय भारत को एक नई ऊर्जा देगी। साथियों, आज जब हमारा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है, तब नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने
अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। साथियों, नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज बनाई। इसमें देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग के वीर और वीरांगनाएं शामिल थी। सबकी भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन भावना एक थी, देश की आजादी। यही एकजुटता आज विकसित भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तब स्वराज के लिए हमें एक होना था। आज विकसित भारत के लिए हमें एक रहना है। आज देश में, विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते थे और उसे प्रेरणा लेने के लिए समर्थक थे। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला था। उस ऐतिहासिक अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकता। नेताजी की विरासत से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप
नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने ये भी दिखाया है कि तेज विकास से सामान्य जन का जीवन भी आसान होता है और सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ता है। बीते दशक में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। आज गांव हो या शहर, हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। साथ ही भारत की सेना की ताकत में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि होगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, जहां उन्होंने कहा कि नेताजी को याद करना और उनके जीवन से प्रेरणा लेना एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब हम देश को एक ध्येय, एक लक्ष्य के साथ आगे लेकर चलेंगे और यही सच्ची कार्यांजलि अर्पित करने का काम होगा नेताजी के प्रति। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।